हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस में जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के अगली कड़ी के विषय में। आप हमारे पिछले वीडियोज में कोशिका का प्रारंभिक परिचय प्राप्त कर चुके हो, तो जिसमें आप सभी अध्ययन कर चुके हैं कि हम लोग जिस संसार में रहते हैं उसके चारों ओर अनेक सारे पदार्थ पाए जाते हैं और उन सारे पदार्थों को हम लोग मूलतः दो श्रेणी में वर्गीकृत कर देते हैं। पहला श्रेणी जो होता है वो सजीव का होता है और दूसरा श्रेणी जो होता है वो निर्जीव या नॉन लिविंग का होता है। फिर हम लोग सजीवों के अध्ययन की दिशा में अपना कदम बढ़ाए थे। पदार्थ को दो श्रेणी में जब हम लोग वर्गीकृत कर दिए, उनमें से पहला पदार्थ हो गया सजीवों का या फिर लिविंग्स का, और दूसरा जो पदार्थ हो गया वो हो गया निर्जीव या फिर नॉन लिविंग का। तो जब हम लोग सजीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उनके दो वर्ग बन जाते हैं। एक हो गया प्राणी या फिर जंतु वर्गीय सजीव और दूसरा हो जाता है पादप या वनस्पति वर्गीय सजीव। ठीक है, तो ख्याल रखोगे प्रत्येक प्रकार के सजीवों में कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, यानी चाहे कोई सजीव पादप वर्गीय सजीव हो या फिर जंतु वर्गीय सजीव हो, उनके शारीरिक संरचना या फिर उनके क्रियाकलाप या फिर उनके आनुवंशिक गुणों का जो हस्तांतरण होता है वो कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कोशिकाओं को अगर वर्गीकृत करना चाहेंगे तो यहाँ पर कोशिकाएं भी दो प्रकार की हो गई, यानी कुछ कोशिकाएं जीव जंतु या फिर कह सकते हो प्राणी वर्गीय सजीव में पाए जाते हैं और कुछ कोशिकाएं जो होते हैं वो पेड़ पौधे या फिर वनस्पति जगत के सजीवों में पाए जाते हैं। तो ख्याल रखिएगा ऐसी कोशिकाएं जो प्राणी वर्गीय सजीव या जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका के नाम से किनको जानोगे, तो ऐसी कोशिकाएं जो किसी जीव जंतु में पाई जाती है वे जंतु कोशिकाएं होती है, और किसी पेड़ पौधे या पादप में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उनको हम लोग पादप कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कोशिकाओं का दो वर्ग बन गया, एक जंतु कोशिका और दूसरी पादप कोशिका। ठीक है, अब हम लोग इन कोशिकाओं के विषय में अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी जंतु कोशिका के बारे में अलग जानकारी और पादप कोशिकाओं के बारे में कुछ अलग जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो हम लोग अपने जो है वीडियोज़ को उस कॉन्सेप्ट में ले चलें, उससे पहले हमें कुछ बेसिकली चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, उनमें से खास करके 3 प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार क्या प्रत्येक सजीवों में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्याएं समान समान होती है। तो ख्याल रखिएगा सजीवों में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्याएं समान समान होना अनिवार्य नहीं होता है। प्रत्येक सजीवों में कोशिकाओं की संख्याएं समान होती है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि प्रत्येक सजीवों में कोशिकाओं की जो संख्याएं होती है वो समान समान नहीं होती है। ठीक है, किसी किसी जीव जंतुओं में या किसी किसी पादपों में केवल मात्र एक कोशिका पाई जाती है। लेकिन उनमें से पहला प्रश्न है, क्या प्रत्येक सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या समान होती है। तो इस प्रश्न का जवाब आएगा कि प्रत्येक सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की जो संख्याएं होती है वो समान नहीं होती है। किसी किसी सजीवों में केवल मात्र एक कोशिका पाई जाती है, तो किसी किसी सजीवों में कोशिकाओं की जो संख्याएं होती है वो एक से अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कोशिकाओं की संख्या के आधार पर अगर सजीवों का वर्गीकरण करना चाहेंगे तो कोशिकाओं का दो वर्ग बन जाता है। ठीक है, संख्या के आधार पर अगर बात करोगे तो सजीवों के दो वर्ग बन जाते हैं। इनमें से पहला वर्ग हो जाता है एक कोशिकीय जीव, जिसको अंग्रेजी में हम लोग यूनिसेल्युलर के नाम से जानते हैं, और दूसरा वर्ग बन जाता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो ऐसे सजीव होते हैं जिनके संपूर्ण शरीर में केवल मात्र एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, यानी पूरे बॉडीज में अगर बात करोगे तो एक कोशिकीय जीव के शरीर में केवल मात्र एक कोशिका पाई जाती है। इस वजह से ही इसका नाम हो गया है एक कोशिकीय सजीव या फिर एक कोशिकीय जीव। ठीक है, और बहुकोशिक जीव जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे सजीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है उनको हम लोग बहुकोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं या मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं। अब कहोगे एक कोशिक जीव के उदाहरण कौन कौन हैं। एक कोशिक जीव के बहुत सारे उदाहरणों में से कुछ सुपरिचित नाम हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमोडोमोनास है, यूग्लाना है, और शुतुरमुर्ग के अंडे इत्यादि हैं। ये क्या है,
एक कोशिक जीव के उदाहरण हैं, जबकि बहुकोशिक जीव के अंतर्गत क्या आते हैं? तो याद रखिएगा, बहुकोशिक जीव के उदाहरण में हम स्वयं आ जाते, यानी मनुष्य आ जाते हैं, हाथी आ जाता, घोड़ा आ जाता, फिर पादपर्य सजीव में देखोगे बरगद के पेड़ हो, गेंदा के पौधे हो इत्यादि जो है वो बहुकोशिक जीव के शरीर में आ जाता है। ठीक है, आप देखोगे एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव में क्या अंतर है, थोड़ा इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव में पहला अंतर तो ये हो गया कि एक कोशिक जीव में केवल मात्र एक कोशिका पाई जाएगी, लेकिन बहुकोशिक जीव में कोशिकाओं की जो संख्या जो होती है वो एक से अधिक हो जाती है। पहला अंतर। इसका दूसरा अंतर क्या है? तो एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव के बीच का जो दूसरा अंतर है वो इस मामले में है कि एक कोशिक जीव में सारे कार्य जो होते हैं एक ही कोशिका को संपन्न करने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मौजूद नहीं रहती है। लेकिन एक बहुकोशिक जीव में क्या देखोगे, अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मौजूद रहती है या उपस्थित रहती है। जैसे बहुकोशिक जीव में गति करने के लिए पेशीय कोशिकाएं हैं, जनन कार्य करने के लिए जनन कोशिकाएं हैं, अस्थि निर्माण के लिए अस्थि कोशिकाएं हैं, या फिर सूचनाओं के संवहन के लिए तंत्रिका कोशिकाएं इत्यादि बनी होती है। ठीक है, लेकिन एक कोशिक जीव में देखोगे केवल मात्र एक ही कोशिका को ये सारे के सारे कार्यभार संभालने होते हैं। यानी एक कोशिक जीव में श्रम विभाजन नहीं होता, कामों का बंटवारा नहीं होता, लेकिन बहुकोशिक जीवों में क्या देखोगे, कामों का बंटवारा हो जाता या फिर श्रम विभाजन हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो क्या देखें हम लोग कि प्रत्येक सजीवों में कोशिकाओं की संख्या का समान होना अनिवार्य नहीं है। कई बार की किसी एक सजीव में केवल मात्र एक कोशिका, तो कई बार की किसी एक सजीव में एक से अधिक कोशिकाएं भी उपस्थित रह सकती है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आप ध्यान दोगे एक कोशिका में, एक सजीव में कोशिकाओं की संख्या का निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, तो इस मामले में हम लोग को जानना चाहिए कि किसी एक सजीव के शरीर में कितनी कोशिकाएं होगी वो बहुत हद तक संबंधित सजीव के शारीरिक आकार या आमाप पर डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब है ऐसे सजीव जिनका शारीरिक आकार या अभिकल्प अपेक्षाकृत रूप से या तुलनात्मक रूप से बड़ा हो, तो याद रखिएगा उसमें पाए जाने वाले कोशिकाओं की जो संख्या होगी वो अपेक्षाकृत रूप से अधिक होगी। यानी बड़े आकार के सजीव में कोशिकाओं की संख्या अधिक और छोटे आकार के सजीवों में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बकरी में कोशिकाओं की संख्या जो होगी वो कम होगी और एक हाथी में कोशिकाओं की जो संख्या होगी वो बकरी की तुलना में अधिक होगी। उसी प्रकार से गेंदे के पौधे में पाए जाने वाले कोशिकाओं की संख्या कम होगी और एक बरगद के बड़े पेड़ में पाए जाने वाले कोशिकाओं की संख्या उसकी तुलना में अधिक होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट नोट्स बनता है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रथम जीव कौन था। ठीक है, तो हमें जानना चाहिए कि हमारी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो कब हुई। तो वैज्ञानिक गिनाते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो करीब करीब 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, जिसको हम लोग 4.6 अरब ईयर्स भी कह सकते हैं। उस समय के भूवैज्ञानिक युग को कहा जाता था एजोइक एज। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से करीब 460 करोड़ वर्ष पूर्व या 4.6 अरब वर्ष पूर्व एजोइक एज में हुई थी। ठीक है, लेकिन उस समय हमारी जो पृथ्वी थी उसका टेम्परेचर इतना अधिक था कि वह एक आग का तपता हुआ गोला जो है की तरह नजर आता था और उतने जो है उच्च तापमान पर इस दुनिया में किसी भी प्रकार के सजीवों का अस्तित्व में होना संभव नहीं था और वह अनंत आकाश में क्या कर रही थी, यादृच्छिक गति कर रही थी। लेकिन क्रमशः इसी यादृच्छिक गति की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी की ऊर्जा कम होती गई और अंततः इसकी जो है ऊर्जा 350 करोड़ वर्ष पूर्व के आसपास, जिसको भूवैज्ञानिक इयोजोइक एज के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा आज से करीब करीब 350 करोड़ वर्ष पूर्व या 3.5 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर जीवन जीने लायक एक वातावरण बना। तो उस इयोजोइक एज में सबसे पहले पृथ्वी पर एक प्रकार से एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी। यह भूवैज्ञानिक और एक प्रकार से जीव वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रथम जो सजीव था वह एक कोशिकीय सजीव था। बहुकोशिक जीवों की उत्पत्ति उस समय नहीं हुई थी और यही एक कोशिक जीवों के क्रमिक जैव विकास के फलस्वरूप वर्तमान समय में हम इतने अधिक प्रजाति के जीव जंतु और इतने अधिक प्रजाति के पेड़ पौधों को देख पाते हैं।
अब हमारा दूसरा मुद्दा ये होगा, क्या प्रत्येक सजीवों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है उनकी संरचना या बनावट क्या एक जैसे होती है? तो इस प्रश्न का भी जवाब होगा कि अलग अलग सजीवों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो एक समान संरचना या आकृति के नहीं होते हैं। यहाँ तक कि किसी एक बहुकोशिक जीव, जैसे हम लोग स्वयं को ले सकते हैं, तो हमारे शरीर में जितनी सारी कोशिकाएं पाई जाती है उन सभी कोशिकाओं की संरचना या बनावट वो एक समान नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो कह सकते हो तंत्रिका कोशिका है, उसकी जो बनावट है वो किस तरह की है? तंत्रिका कोशिका की जो बनावट है वो मुख्य रूप से इस तरह की शाखान्वित है, ठीक है, ब्रांचेज के रूप में ये बटी हुई है तंत्रिका कोशिका। लेकिन हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो रुधिर कोशिका है उसकी बनावट कैसे है? तो उसकी बनावट है गोलाकार, ठीक है। जबकि हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो अस्थि कोशिकाएं हैं, तो अस्थि कोशिकाएं जो होती है वो अनियमित आकार की होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एक बहुकोशिक जीव के शरीर में पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं एक ढांचे की नहीं होती है, एक समान संरचना वाली नहीं होती है। तो फिर बताइए अलग अलग सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या एक ढांचे की होगी? क्या नहीं हो सकती है। यानी प्रत्येक सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की जो आकृति या बनावट होती है वो अलग अलग होती है। अब रही बात किसी एक कोशिका की शारीरिक संरचना या फिर आकृति का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो ख्याल रखिएगा कोई भी एक कोशिका की जो बनावट होती है या संरचना होती है उसका जो निर्धारण होता है वो कोशिकाओं के कार्य पर निर्भर करता है। यानी कौन सी कोशिकाओं को कौन से कार्य की जिम्मेदारी मिली है, ठीक है, और वह जिम्मेदारी के आधार पर या कोशिकाओं के कार्य के आधार पर ही संबंधित कोशिका की आकृति का निर्धारण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो एक तंत्रिका कोशिका, मनुष्यों में पाई जाने वाली जो तंत्रिका कोशिका है या फिर अन्य जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जो तंत्रिका कोशिका है उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका जो मुख्य कार्य है शरीर के अलग अलग भागों से सूचना को प्राप्त करके उसे मस्तिष्क को संप्रेषित करना। तो हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिका का क्या है? एक जाल बिछा हुआ या न्यूरॉन का एक जाल बिछा हुआ है, जिसको हम लोग न्यूरॉन जाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, या न्यूरॉन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो देखोगे हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई हरकत होती है, चाहे कोई चींटी काटे, चाहे कोई खटमल चढ़े या फिर कैसे तो कोई मच्छर काटे, तो इसकी सूचना तुरंत हमें मिल जाती है या हमारे मस्तिष्क को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे तंत्रिका कोशिका का वो नेटवर्क का पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, इस वजह से तंत्रिका कोशिका का जाल पूरे शरीर में बिछा हुआ, इसलिए तंत्रिका कोशिका की जो बनावट होती है वो क्या होती है? एंटीना के जैसे आपका शाखान्वित होती है, फैली हुई रहती है, ठीक है। जैसे इसकी संरचना हो गई शाखान्वित। अब हम लोग बात करेंगे मनुष्यों में पाई जाने वाली जो नर जनन कोशिका है, जो कि पुरुषों में पाई जाती है। तो मनुष्यों में पाई जाने वाली जो नर जनन कोशिका है, जिसको हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं, उसकी जो संरचना होती है वो किस तरह से होती है? उसकी संरचना होती है मुख्य रूप से तुर्क रूपी, ठीक है, एक धागे के समान संरचना होती है। ये आपके मनुष्यों में पाए जाने वाले नर जनन कोशिका शुक्राणु की संरचना है, तुर्क रूपी या फिर धागानुमा। परंतु जो है मनुष्यों में जो खास करके महिलाओं में पाई जाने वाली मादा जनन कोशिका है, जिसको हम लोग अंडाणु के नाम से जानते हैं, इस अंडाणु की जो संरचना है वो फिर तुर्क रूपी नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है? मुख्य रूप से फूली हुई संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो याद रखिएगा नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु को गति करके मादा जनन कोशिका के पास पहुंचना होता है निषेचन करने के लिए, ठीक है। तो चूंकि इसे गति करना होता है, इस वजह से इसकी संरचना जो होती है वो केंचुए की समान होती है या फिर धागे की समान होती है, ताकि वो आसान से गति करके मादा जनन कोशिका के पास पहुंच सके। जबकि मादा जनन कोशिका अंडाणु की जो संरचना होती है वो फूली हुई या फिर कह सकते तो गोलाकार होती है। उसका मुख्य रीजन होता है कि जब वह नर जनन कोशिका के साथ संलयित होकर जुग्मनज का निर्माण करती है, तो उस जुग्मनज को एक प्रकार से पोषण प्रदान करने के लिए जो आवश्यक पोषक होते हैं वो मादा जनन कोशिका अंडाणु के पास ही मौजूद रहते हैं, जिसके चलते उसकी संरचना जो होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसी भी सजीव में पाई जाने वाली जो कोशिकाओं की संरचना होती है या उसकी जो बनावट या आकृति होती है उसके कार्य पर निर्भर करती है। हम लोग मनुष्यों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की कुछ विशेष संरचना का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देखोगे हमारे शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसे हो गई? शाखान्वित हो गई। रक्त कोशिका कैसे हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। वसामय कोशिकाएं कैसी होती है? गोलाकार होती है। अस्थि कोशिकाएं कैसी होती है? अनियमित आकार की होती है। मनुष्यों में पाई जाने वाली नर जनन कोशिका तुर्क रूपी होती है। मनुष्यों में पाई जाने वाली मादा जनन कोशिका यानी अंडाणु वह गोलाकार होती है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिका के संरचना के विषय में अध्ययन किए। अब थोड़ा सा अगले मुद्दा ये है कि क्या प्रत्येक सजीवों में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती है क्या वे एक समान साइज या आमाप की होती है? तो हमें याद रखना चाहिए प्रत्येक सजीवों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग साइज या आमाप की होती है। ठीक है, यहाँ तक कि एक बहुकोशिक सजीव में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वे एक समान नहीं होती है। जैसे हमारे शरीर में पाई जाने वाली क्या तंत्रिका कोशिका और रक्त कोशिका, क्या इनकी संरचना एक समान लंबाई की होगी? क्या ये एक समान है? नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी एक सजीव में पाई जाने वाली जो कोशिका के शारीरिक आमाप या साइज है उसका निर्धारण जो होता है वो भी उसके कार्य पर ही डिपेंड करता है। यानी जिस कोशिकाओं का जैसा कार्य होता है उनके आमाप या साइज भी उसी प्रकार से होते हैं।